हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा का परिचय और साथ ही साथ उसका नामकरण किस आधार पर किया गया। ठीक है, किन के द्वारा क्या बोला गया, सभी बिंदुओं को हम विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है परिचय, मतलब जो हिंदी है ना, इसका जन्म कहाँ से हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो जन्म कुंडली इसकी थोड़ा सा खोलते हैं, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा संस्कृत में। ठीक है, किस में जाना पड़ेगा बच्चों? तो संस्कृत में जाना पड़ेगा। संस्कृत जो है भारत की सबसे पुरानी भाषा है। ठीक, और संस्कृत का जो प्रयोग है प्राचीनतम विश्व की सर्वप्रथम कृति ऋग्वेद में देखने को मिलता है। मतलब संस्कृत भारत की सर्वप्राचीन भाषा है और इसका जो प्रयोग है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। बेटा ऋग्वेद आप जानते हो 4 वेदों में से एक है और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद भी है। ठीक है, संस्कृत का और कोई नाम भी है, जैसे कि संस्कृत को बच्चों आर्य भाषा भी बोला जाता है। ठीक है, आर्यों की भाषा बोला जाता है, या फिर इसे देव भाषा अर्थात देवताओं की भाषा के नाम से भी संबोधित किया जाता है, बोला जाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तराधिकार में आपको कुछ न कुछ मिलता है। पिता के पुत्र या पुत्री हो सकते हैं आप। ठीक है, संस्कार मिलते हैं, संपत्ति मिलती है और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो उसी तरीके से जो आपकी संस्कृत है ना, इसका जो उत्तराधिकारी होता है, क्या होता है बेटा? उत्तराधिकारी वो कौन होता है? तो वो आपकी हिंदी होती है। ठीक है, कौन होता है? हिंदी। मतलब संस्कृत के उत्तराधिकारी कौन है? हिंदी। मतलब अब हम हिंदी पर पहुंच चुके हैं। अब बारी है हिंदी के नामकरण की। ये थोड़ा सा बेस था, एक्चुअली जो है संस्कृत से चल करके हिंदी तक हमें पहुंचना था, तो वहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब एक्चुअली हिंदी में नाम कैसे दिया गया, किन परिस्थितियों में दिया गया, मतलब अब नामकरण की बारी आने वाली है। इतनी बात यहां तक क्लियर हो गई? कोई डाउट बिल्कुल नहीं होगा। अब अगर नामकरण की बात करें तो आप जैसा कि जानते हो हिंदी बोलें या फिर हिंदू बोलें या फिर हिंदुस्तान बोले, तो ये सब के सब भैया फारसी शब्द है। तो पहला तो बात यहीं पे समझ लीजिए कि हिंदी आपका एक क्या है? तो बच्चों एक शब्द है, क्योंकि वर्णों से मिलकर के बना हुआ है और एक सार्थक अर्थ यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो हिंदी आपकी क्या है? तो एक फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, फारसी भाषा का शब्द है क्या बेटा? हिंदी। अब हिंदी कहो, हिंदू कहो या फिर हिंदुस्तान कहो, ये सब के सब आपके फारसी भाषा के शब्द हैं। अब हम शुरुआत करते हैं नामकरण की, भैया किस तरीके से जो है इसका नामकरण होता है, किन चरणों में होता है। तो बेटा 13वीं सदी का दौर आता है। ठीक है, हम सीधे सीधे यहीं से चलेंगे, उससे पूर्ववर्ती समय में नहीं चलेंगे, क्योंकि उतना हमारे हिंदी पर जो है फोकस नहीं था। ठीक है, 13वीं सदी में प्रारंभ का दौर होता है और जो भारत के फारसी कवि हैं, ठीक है, भारत में फारसी कवि होते हैं और उनका नाम क्या था? औफी नाम था। ठीक है, भारत में फारसी कवि औफी होते हैं। इनके द्वारा सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन्होंने सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया बच्चों? तो हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। हिंदवी और हिंदी लगभग लगभग मिलते जुलते हैं, मतलब शुरुआत हो चुकी है। अब धीरे धीरे आपको जो है हिंदी पूरा पूरा नाम मिलने वाला है। इसके बाद 16वीं सदी का दौर आता है। तो 16वीं सदी में आप मलिक मोहम्मद जायसी जी को जानते हैं। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, क्या नाम है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इनका पूरा नाम है। इनकी रचनाएं परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं और वो कौन सी हैं? पद्मावत भी है, पद्मावत बहुत पूछी जाती है, अखरावट भी है, आखिरी कलाम भी है। ये आपके जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। तो 16वीं सदी में सबसे पहले, मतलब दूसरे नंबर में, पहले तो प्रयोग किसने किया था? औफी ने सबसे पहले किया, फिर हिंदवी शब्द का मलिक मोहम्मद जायसी ने भी प्रयोग किया। कब? तो 16वीं सदी में। ठीक है, अपनी रचनाओं के माध्यम से जो है इस शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। मतलब इनकी रचनाओं में इस शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिला, सीधी सी बात है। आगे दौर बढ़ता है तो बच्चा आपका जो है 17वीं सदी का दौर आता है। ठीक है, 17वीं सदी का दौर आता है और जो मुस्लिम कवि होते हैं वो हिंदी और हिंदवी दोनों शब्द का प्रयोग करने लगते हैं। मतलब 17वीं सदी आते आते क्या होता है? हिंदी और हिंदवी, ठीक है, दोनों शब्दों का प्रयोग काफी प्रचुर मात्रा में जो है होने लगता है। ठीक है, लेकिन विशेष करके मुस्लिम कवि अभी इसका प्रयोग कर रहे हैं।
आगे हम और बढ़ेंगे और भी कड़ियों को जोड़ेंगे, और आप चिंता ना करें, बेस बिल्कुल आपका कंप्लीट होगा, तभी तो फेस उड़ा के आओगे पेपर के, क्योंकि बेस कमजोर हो गया तो फिर बेकार केस बनेगा तो मजा नहीं आएगी। अब बेटा आता है 18वीं सदी का दौर, ठीक है। कब आता है? 18वीं सदी का दौर आता है। और आप जानते हो कि इस दौरान जो अंग्रेज थे ना, वो अपने आप को काफी राजा बाबू समझने लगे थे। उसका कारण भी था कि भारतीयों में उतनी एकता थी नहीं, तो उसका फायदा उठाना वो लोग अच्छे से जानते थे। तो अब हम सीधे सीधे 18वीं सदी को यहाँ पर लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो 18वीं सदी में क्या होता है, अंग्रेज भारत में तो ऑलरेडी आ चुके थे और बहुत सारी शासन की बागडोर संभालना उन्होंने कुछ न कुछ शुरू कर दिया था। तो अंग्रेजों ने क्या बोला कि हिंदी को अब हिंदुस्तानी बोला जाएगा, क्योंकि आप जानते हो 17वीं सदी में क्या था, हिंदी और हिंदवी दोनों शब्दों का प्रयोग होने लगता है। तो 18वीं सदी में अंग्रेजों का ये कहना रहता है, अंग्रेजों का कहना रहता है, ठीक है, ओ की मात्रा लगी हुई है, अंग्रेजों का कहना रहता है कि भैया आप जो हिंदी आप लोग प्रयोग कर रहे हो ना, इसको आप जो है हिंदुस्तानी के नाम से प्रयोग करिए, इसे हिंदुस्तानी अब कहा जाएगा, हिंदी नहीं बोला जाएगा। लेकिन भारतीय जनमानस की बात आई तो भारतीय जनमानस ने नकार दिया, किसको? हिंदुस्तानी को। बोले हम हिंदुस्तानी नहीं बोलेंगे, अब हम जो है हिंदी ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिंदी। मतलब अगर बात करें जो भी हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसका जो उच्चारण है ना, उसे हम हिंदुस्तानी नहीं बोलेंगे बल्कि उसे हम हिंदी ही बोलेंगे, ठीक है। तो जनमानस के द्वारा किसको स्वीकार किया गया? तो बच्चों हिंदी को स्वीकार किया गया, और इसके बाद हिंदी आपकी आगे बढ़ने लगती है। जैसा कि मैंने आपको पहले शुरुआत में ही बता दिया था, हिंदी आपका फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का नहीं है, कंफ्यूज मत करिएगा, पेपर में दे करके आपको फंसा देगा। अब भारत की स्थिति पर भी बात आएगी कि भाई अगर हिंदी जनमानस की भाषा है तो उसके लिए भाई सरकारों को भी कुछ न कुछ करना होगा। तो वर्तमान सिचुएशन पर हम पहुंचते हैं, ठीक है। जब आपका संविधान लागू होता है तो बच्चों राष्ट्रीय जो है एकता को देखते हुए लोगों में जनसंपर्क बेहतर तरीके से बना हुआ है इस हिंदी की वजह से, तो कहीं ना कहीं संविधान में जो है हिंदी को स्थान मिलना चाहिए, और इसके लिए क्या किया गया, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो अब बात आती है भैया हमारे संविधान की। तो संविधान में आप जानते हो क्योंकि ज़्यादातर लोगों के द्वारा हिंदी शब्द का प्रयोग होने लगता है, तो इसलिए राष्ट्रीय एकता बनी रहे, मतलब लोग एक दूसरे की बातों को समझेंगे तब तो भाई, नहीं तो दूसरा कुछ भी भर देगा उसे, है ना। तो क्या है, एक दूसरे से बात करके वो समझ पाए, तो राष्ट्रीय एकता बनी रहे, लोगों में जन संपर्क बना रहे, एक दूसरे से बातचीत करते रहें, है ना, अपनी समस्याओं को बताते रहें, किसी प्रकार के जो है भ्रांतियां ना फैले। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है। हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में हमारे संविधान में बच्चों स्वीकार किया गया। यहां तक आपको जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। भाई प्रश्न बनेगा कि अब संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार कर लिया गया है तो कब किया गया? तो 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में हमारे संविधान में स्वीकार किया गया। अब कारण है कि 14 सितंबर 14 सितंबर को इसे जो है स्वीकार किया गया है, इसलिए जो है प्रत्येक वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर अर्थात 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब एक प्रश्न यहाँ पर और बन सकता है कि क्या विश्व स्तर पर भी हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो हाँ, हिंदी का विस्तार हो सके और विश्व भर के लोग इससे परिचित हो सकें, ठीक है, बल मिले हिंदी को, इसके लिए विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो बेटा आपका जो विश्व हिंदी दिवस है ना, वो कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है, 10 जनवरी को मनाया जाता है हर साल विश्व हिंदी दिवस। और जो भारतीय हिंदी दिवस है या फिर कहें अकेले हिंदी दिवस है, वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो कंफ्यूज मत करिएगा, अगर सिर्फ हिंदी दिवस देगा तो आप 14 सितंबर टिक करेंगे, अगर विश्व लगा के देगा विश्व हिंदी दिवस तो आप 10 जनवरी को सही करेंगे। अब क्या है ना कि राजभाषा के रूप में उल्लेख तो हो गया, लेकिन भैया अनुच्छेद का मामला क्या है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 है। कौन सा बेटा?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 है और इसमें बताया गया है कि जो भारतीय संघ की राजभाषा है वो हिंदी होगी और जो हिंदी की लिपि है वो देवनागरी होगी। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 कहता है कि जो आपकी हिंदी है ना वो राजभाषा होगी भारतीय संघ की, और साथ ही साथ में इसकी जो लिपि है हिंदी की, मैं लिख देता हूं, इसकी जो लिपि है वो बेटा क्या होगी, देवनागरी होगी। ठीक है, देवनागरी। तो यहां तक इस तरीके से नामकरण को आपने काफी कुछ देख लिया। अब भैया बात यहां पर लिपि की आ चुकी है, लिपि, क्योंकि यहां पर लिपि की बात की ना कि जो लिपि है वो देवनागरी होगी, तो अब थोड़ी सी चर्चा हम लिपि पर भी कर लेते हैं। तो आप यहां पर प्लस में लिपि भी लिख सकते हो। ठीक है, लिपि मतलब लिपि क्या होती है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे कि पकड़ इस टॉपिक पर और मजबूत हो जाए, और अगर यहाँ से एग्जामिनर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे तो गलत होने की जो संभावना है ना वो ज्यादा ना रहे। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं उसे आप सही कर लें। चलो, तो अब हम लिपि पर बात कर लेते हैं। लिपि, लिपि क्या होता है? ली का मतलब होता है लिखना। ठीक है, ली का मतलब क्या होता है बेटा, लिखना। तो लिपि का मतलब होता है लिखना। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो भी ध्वनि चिन्ह हैं जो आपकी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्योंकि हिंदी की बात है तो हिंदी भाषा में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग हो रहा है उन्हें आप जिस रूप में लिखोगे, ठीक है, तो लिख उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम लिपि बोलते हैं। मतलब कहने का है कि वर्णों को जो है जिस रूप में लिखा जाता है, ठीक है, जिस रूप में लिखा जाता है उसे क्या बोला जाता है, लिपि बोला जाता है। ठीक है, तो हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है जिस लिपि में लिखी जाती है उसे कौन सी नागरी बोलते हैं, तो बेटा देवनागरी बोलते हैं। तो ध्वनि चिन्हों को जिस फॉर्मेट में आप लिखते हो, जिस तरीके से लिखते हो उसे क्या बोला जाता है, लिपि बोला जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब आपके मन में एक प्रश्न और भी हो सकता है कि लिपि जो हमारी है अर्थात जो हमारे वर्ण की बात आ गई है, तो वर्ण हमारे क्या हैं? बेटा वर्ण जो हैं आपके क्या हैं, ठीक है, इसमें आपके स्वर भी आएंगे और व्यंजन भी आएंगे। ठीक है, स्वर भी आएंगे और व्यंजन भी आएंगे। तो आगे आने वाले वीडियो में हम इस पर जो है क्या करेंगे, विस्तार करेंगे, क्योंकि वर्णों का बड़ा लंबा चौड़ा विस्तार है, क्योंकि स्वर का भी मामला है और व्यंजन का भी है। व्यंजन के भी प्रकार हैं बहुत सारे, स्वर के भी प्रकार हैं बहुत सारे, उन सबको हमें डिटेल में देखना होगा। इसलिए हम जब वर्ण पर चलेंगे तो वहां पर जो है इसका विस्तार से डिस्कशन करेंगे। आप जानते हो कि हिंदी वर्णमाला में आपके 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11 होती है, बाकी 39 आपके व्यंजन होते हैं और 2 आपके जो है क्या होते हैं, वो आगत होते हैं, मतलब बाहर से आए हुए वर्ण होते हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में हम जो है एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चिंता बिल्कुल नहीं करना, सब कुछ जानने को मिलेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ बंदे की मेहनत कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक आपका जो लाइक है ना, जो कमेंट है, वो हमारे लिए आधार प्रदान करता है, जिससे हम उत्साहित होकर आपके लिए और नए नए अपडेट और जो भी टॉपिक है ना उसे और गहराई से लेकर के आएँ, जिससे कि परीक्षा में अगर प्रश्न बने तो आप सीधे खोपड़ी में छेद कर दो प्रश्न की। ठीक है, मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।